Yes, my dear students, very welcome to all of you in your Biome Academic and Spiritual Science classes. Dear students, as I have committed to you to for in 3 lectures, I shall talk about female reproductive organs, pistil, megasporangium, and embryosac. Okay, and later on, endosperm. Okay, then for this today, myself is with you with this contents. डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर चर्चा करेंगे और जितना कुछ हमारे एनसीईआरटी में है उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी हम लोग प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। यस, आप थोड़ा सा फोकस कीजिए और कंसंट्रेट होकर के हर एक बात को सुनने समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस लेसन का ये एक क्रीम पॉइंट है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये जितने फिगर बने हैं सब पर आपको फोकस नहीं करना, अभी आपको फोकस करना है इस हेडिंग पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, इन एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। ठीक है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में इन, ठीक है, तो इसमें हमको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जानना है। एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होते हैं? तो बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में कहें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो यूनिट होती है वो पिस्टिल या जायंग कहलाती है। ठीक है, और पिस्टिल या जायंग के ग्रुप को, समूह को हम गाइनेशियम या स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, इस गाइनेशियम, इस यूनिट, गाइनेशियम की यूनिट पिस्टिल का यहाँ पे फिगर दिया गया है विद लेवलिंग। ओके, थोड़ा सा इस पर फोकस कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में जो ऊपर का, जो सेंट्रल का एक ऐसा सिलेंड्रिकल पार्ट जो हनुमान जी की गदा जैसा होता है, कह सकते हैं कि जिसका ऊपरी भाग जो डिस्क लाइक थोड़ा सा फ्लैटेंड होता है, वो स्टिग्मा कहलाता है। ये स्टिग्मा क्या होता है? इट इज द डिसेंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन्स। यह अवतरित होने वाले, पढ़ने वाले प्लेटफॉर्म, पोलन ग्रेन्स को रिसीव करने का एक प्लेटफॉर्म होता है। इसके बाद ये पोर्शन क्या होता है? सिलेंड्रिकल हो जाता है। सिलेंड्रिकल हो जाता है, इसको स्टाइल कहते हैं। और नीचे बेसल पार्ट पे जहाँ पर कि थैलमस होता है, थैलमस के टुवर्ड्स क्या हो जाता है? थोड़ा सा बल्ज हो जाता है, फूल जाता है। इस फूले हुए भाग को हम क्या कहते हैं? इसी को हम ओवरी या मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक है, तो इस ओवरी या मेगास्पोरेंजियम में होता क्या है? ध्यान रखिएगा, इसका जो आउटर पोर्शन है, इसके आउटर पोर्शन को हम कार्पेल या अंडप कहते हैं। ठीक है, यह डिफरेंट टाइप के एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में डिफरेंट टाइप होता है। मोनोकार्पेलरी, बाई कार्पेलरी, ट्राई कार्पेलरी, पेंटा कार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी हो सकता है। और यदि ये सभी फ्री हैं तो एपोकार्पस, ये आपस में फ्यूज हैं तो सिनकार्पस। ठीक है, कार्पेल अगर आपस में फ्यूज हैं। इसके बाद इसके अंदर का ये जो वैकेंट चैम्बर होता है, ये जो वैकेंट चैम्बर है, इस वैकेंट चैम्बर को हम लाक्यूल या कोस्ट कहते हैं। ये भी डिफरेंट एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में मोनोलाक्यूलर, बाइलाक्यूलर, ट्राइलाक्यूलर, टेट्रालाक्यूलर, पेंटालाक्यूलर होता है। यही अगर आपस में फ्यूज है तो क्या कहलाया जाएगा? ये सिनकार्पस कहलाएगी ओवरी। और अगर आपस में फ्री हैं, सेप्टा यानी चैम्बर बाई चैम्बर आपस में फ्री हैं, तो क्या कहलाएगा? ये एपोकार्पस ओवरी कहलाती है। ठीक है, अब आइए देखिए, अगर यह ओवरी थैलमस के ऊपर है तो ओवरी सुपीरियर कहलाएगी, और अगर ये फ्लोरल पार्ट्स इस ओवरी के ऊपर हैं तो क्या कहलाएगा? इंफीरियर ओवरी कहलाती है। ठीक है, अब आइए मेन फोकस देखिए। तो ये जो लॉक्यूल या कोस्ट है, कोस्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई पड़ता है। इसी को हम क्या कहते हैं? ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर, यही ओव्यूल या बीजांड है। ठीक है, और यही सबसे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल का। ठीक है, जैसे ह्यूमन में जैसे ओवरी उसका प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अर्थात ओवम को प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन होता है, वैसे ही ये जो ओव्यूल होता है, यह इस पिस्टल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। बाकी सब तो एसेसरी सपोर्टिंग ऑर्गन है। ठीक है, तो ये जो ओव्यूल है,
इस ओव्यूल के अंदर ये देखिए रेड कलर के कुछ टिश्यू दिखाए जा रहे हैं। ये जो टिश्यू हैं इनको न्यूसेलस या बीजांडकाय कहलाते हैं। कहने का मतलब मेगा स्पोरेंजियम का यही मेन स्पोरोजिनस टिश्यू है, जिसके सेल मेरिस्टेमेटिक होकर के फंक्शनल होकर के क्या करते हैं, मेगा स्पोरोजेंसिस का क्रिया करते हैं और गैमिट नाम पर ओवम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा मेल में टैपेटम से घिरा हुआ जो पालन चैम्बर होता है वो मेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और फीमेल का ये जो न्यूसेलस है यह प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसी सेल में मियोसिस डिवीजन के द्वारा क्या होता है, ओवम नाम के गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब आगे देखिए ये थैलेमस पे टिका हुआ है, ये थैलेमस कहलाएगा और यह जिस ब्रांच के थ्रू अपने मेन मदर ब्रांच से अटैच होता है उसको पुष्पवृंत कहते हैं। ठीक है, अब इतना देखने के बाद अब ध्यान रखिएगा, इस पूरे स्ट्रक्चर को पिस्टल कहेंगे और इस पूरे स्ट्रक्चर में जितना ये वाला पोर्शन है यही ओवरी या मेगास्पोरेंजियम कहलाता है। ठीक, इतना आपने देख लिया। अब इसको हम डिलीट कर सकते हैं क्योंकि अभी आगे और भी चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है, इसलिए इसको डिलीट करेंगे। आपको अगर ज़रूरत है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि पूरा पोर्शन आपको मिल सके। ठीक है, अब उधर का पोर्शन हम डिलीट करेंगे और दूसरे पोर्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सब नहीं डिलीट करेंगे, यहाँ जो लेवलिंग है उसको डिलीट करेंगे। थैंक यू। ओके, मैं समझता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखिए। ठीक, ये पोर्शन आपका ओके हो गया। अब फोकस कीजिए आप, यहाँ पर जो आपका ये ओव्यूल है बीजांड, इसी का बड़ा स्ट्रक्चर हमने यहाँ बना दिया है। ठीक है, ये वाला नीचे वाला पोर्शन ऊपर हो गया है और ऊपर वाला पोर्शन नीचे हो गया है। अब इसकी भी जरा लेवलिंग देख लीजिए। यहाँ पर ये जो वृंत है, यह वृंत जिसको कि अपरा या प्लेसेंटा भी कहते हैं, यह क्या करता है, थैलेमस से न्यूट्रिशन वगैरह को इसको ओव्यूल को प्रोवाइड करता है। और ये फेनिकल जिसको बीजांड वृंत कहते हैं। ठीक है, ये हल्का सा नीचे पोर्शन दब जाता है, गड्ढा टाइप हो जाता है, ये वाला पोर्शन या ये पोर्शन, ये हाइलम कहलाता है। आगे चल के आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो आउटर इनर इंटुगमेंट्स हैं और ये वाला पोर्शन माइक्रो, ये जो पोर बना हुआ है ये माइक्रोपाइल है। ठीक है, जहाँ पर इंटुगमेंट नहीं है वहाँ पे माइक्रोपाइल बन गया। जैसे जहाँ पर स्पोर में पोलन ग्रेन और स्पोरोपोलोनिन नहीं था वहाँ जर्मपोर बना था, यहाँ पर जहाँ इंटुगमेंट नहीं है वहाँ पर जो है माइक्रोपाइल का फॉर्मेशन हुआ है। और माइक्रोपाइल के बाद ये देखिए, ये आउटर इंटुगमेंट, इनर इंटुगमेंट, बाह्य अध्यावरण, अंतः अध्यावरण। बेटा ध्यान रखना, यही फर्टिलाइजेशन के बाद जब ये सीड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो यही जो इंटुगमेंट्स हैं ये उसके टेस्टा यानी बीज चोल को बनाते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद ये जो रेड कलर से ये पोर्शन दिखाया जा रहा है यही आपका न्यूसेलस है। क्या है, यही आपका न्यूसेलस या बीजांडकाय है। यहाँ पे जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है ये भी बना नहीं है, ये आपको दिखाया जा रहा है कि यहीं पर एम्ब्रियो शैक का फॉर्मेशन होगा जो कि अभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी नहीं हुआ है, अब इतना बताकर इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, कि चूंकि अभी ये यहाँ नहीं बना है, अभी ये बाद में यहाँ बनेगा, इसलिए इसको हम डिलीट कर देंगे। केवल आपको सिंबॉलिक रूप में बताने के लिए हमने यहाँ पर जो है इसको स्केच कर दिया था। ठीक है, तो ये पोर्शन आपका हो गया। अब ये क्या है, न्यूसेलस है। अब इस न्यूसेलस में क्या है, आगे देखिए, ये आउटर इंटुगमेंट, ये इनर इंटुगमेंट, ये न्यूसेलस, ये तो आप देख गए हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा, इस न्यूसेलस का जो पोर्शन माइक्रोपाइल की तरफ होता है उसको माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। ध्यान रखिएगा, माइक्रोपाइल, ये जो न्यूसेलस का जो पोर्शन, जो एंड माइक्रोपाइल के टुवर्ड्स होता है उसको माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं, और जो चलाजल टिश्यू की तरफ होता है उसको चलाजल एंड या निभाजी सिरा कहते हैं। ठीक है, तो ये चलाजा है। ओके, अब ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल, एक बीजांड की संरचना हो गई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब इस एंजियोस्पर्म में, इस मेगास्पोरेंजियम में कैसे
मेगा स्पोरोजेंसिस की क्रिया होती है। अब इसका स्टडी हमें करना है। मेगा स्पोरेंजियम में मेगा स्पोरोजेंसिस का फंक्शन कैसे होता है, प्रोसेस कैसे होता है, अब इसका स्टडी हमको करना है। आप थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाइए एक बार फिर से। ओके, थैंक्स, कम विद मी। तो बेटा ये जो न्यूक्लियर सेल्स हैं, ये न्यूक्लियस के सभी सेल, इवन ये जो भी जितना पोर्शन आप देख रहे हैं, ऑल पार्ट्स सेल्स आर डिप्लॉयड इन नेचर। क्रोमोजोमल बेस पर, जेनेटिक बेस पर ये सभी क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। ये सेल भी सभी क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। अब इसी सेल में से कोई एक सेल फंक्शनल होगा। आपने देखा था पोलन चैम्बर के हर माइक्रोस्पोरोजिनस सेल वो फंक्शनल होकर के माइक्रोस्पोरोजेंसिस क्रिया में पार्टिसिपेट किए थे और हर एक सेल 4 पोलन चैम्बर का फॉर्मेशन किया था। लेकिन बेटा यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पूरा मेगा स्पोरेंजियम के सभी सेल में से सभी नहीं, कोई एक सेल फंक्शनल होगी और एक सेल फंक्शनल होकर क्या काम करेगी, मेगा स्पोरोजेंसिस में पार्टिसिपेट करेगी। एक ही सेल के फंक्शनल होने से ओवम का फॉर्मेशन होगा, एक ही ओवम बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आजकल यहीं पे एक पॉइंट रुक जाइए। अब ये फंक्शनल होगी, इसमें मेगा स्पोरोजेंसिस होगा, फिर ओवम का फॉर्मेशन होगा, फिर वो ओवम पॉलन से फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन यहीं पे होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद यहीं पर यही पोर्शन कुल मिलके ये सब फ्रूट बन जाएंगे, यह सीड बन जाएगा। सीड के बाद क्या हो जाएगा, उसको हम प्रिजर्व करेंगे या खाएंगे, दो ही बात होगी। लेकिन ये जो सीड होता है, इस सीड में जब पॉलन ग्रेन आएगा तो 50-50% जीनोम का कंट्रीब्यूशन होगा। अब इसके बाद क्या होगा, वो सीड क्या होगा, वो सीड जो है हाइब्रिड बनेगा। लेकिन हाइब्रिड बनेगा तो हाइब्रिड का विगर क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, मिनिमाइज होता जाता है। लेकिन इसके विगरोसिटी को, इसके ओज को, इसकी क्वालिटी को मेंटेन बनाए रखने के लिए आजकल साइंटिस्ट क्या करते हैं, इसी में से किसी डिप्लॉयड सेल को क्या करेंगे, स्टिमुलेट कर देंगे हार्मोनल इफेक्ट से, और उसी से क्या करेंगे, विदाउट फर्टिलाइजेशन इसी सेल से हम क्या करेंगे, सीड का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इसमें से किसी सीड के द्वारा जो फॉर्मेशन होता है उस क्रिया को हम एपोमिक्सिस कहते हैं, जो इस लेसन के लास्ट में दिया गया है। और एपोमिक्सिस के द्वारा बने हुए सीड को एपोमिक्स कहा जाता है, APOMICTS, एपोमिक्स कहा जाता है। क्या कहता है, एपोमिक्स, APOMICTS, एपोमिक्स। एपोमिक्स का जो सीड बनते हैं ना, उनकी विग्रोसिटी जनरेशन टू जनरेशन सेम बनी रहती है। इसलिए आजकल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस प्रोसेस के द्वारा, एपोमिक्स के द्वारा मोर ओवर सीड का फॉर्मेशन किया जा रहा है, जिससे किसान भाइयों पर वो परचेजिंग का जो है वो बर्डन कम से कम आए, इकोनॉमिकल हो। ठीक है, अब बेटा आ जाइए, अब पॉइंट पे आ जाइए। और कभी कभी क्या होता है कि यही जो न्यूक्लियर सेल्स हैं, बाद में इसे क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म बनेगा, सीड बनेगा। अगर इस सीड बनने के बाद भी इस टिश्यू के कुछ पार्ट्स अगर सीड से अटैच रह जाते हैं तो उस न्यूक्लियर सेल्स को प्रेजेंट ऑन सीड इज नोन एज पेरिस्पर्म। जैसे आपने किसमें देखा है, आपने अक्सर देखा है ना कि उसमें कस्टर्ड के सीड में रेड़ी की बिया में क्या देखते हैं, एक आंख में जो कीचड़ होता है उसके जैसा आप क्या देखते हैं, वहां पे उसके हेड पे लगा रहता है, वो पेरिस्पर्म होता है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़िए। ये जो आपका न्यूक्लियर सेल्स है, ये सभी न्यूक्लियर सेल्स क्या होते हैं, इसमें ये न्यूक्लियस को हमने यहाँ स्केच कर दिया। अब इस न्यूक्लियस का जितने सेल हैं, ये सभी सेल को मेगा स्पोरोजिनस सेल कहेंगे। ये सभी नेचर से डिप्लॉयड होते हैं, और डिप्लॉयड होने के साथ साथ क्या होता है, इसमें से कोई एक सेल फंक्शनल होता है। जब सेल फंक्शनल होता है तो सेल फंक्शनल होने के बाद क्या होता है, उसमें सेल डिवीजन की प्रोसेस प्रिपेयर होती है, यानी इंटरफेज, मेयोसिस डिवीजन की इंटरफेज अवस्था में जाकर के अपने G1 और G2 फेज को कंप्लीट करेगा। और कंप्लीट करने के बाद इसका जो साइटोप्लाज्मिक वैल्यू है वो बढ़ेगा, डीएनए का क्वांटिटी जो है डबल हो जाएगा, क्रोमोसोम मोनोवैलेंट से बाईवैलेंट हो जाएगा। ये सारी होने के बाद अब ये सेल जो है डिवीजन के लिए तैयार हो जाती है।
और जब ये सेल डिवीजन के लिए तैयार हो जाती है तो साइज में थोड़ी बड़ी हो जाती है, इनलार्ज हो जाती है, और अब इसको आकर के हम क्या कहते हैं, मेगास्पोर मदर सेल कहेंगे, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, तो मेगास्पोर मदर सेल क्या होती है, पहले डिप्लॉयड होती है, इसको एमएमसी कहते हैं। इस मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, अब इसमें मियोसिस फर्स्ट की घटना होगी। मियोसिस फर्स्ट की जब घटना होगी तो सेल तो नहीं डिवाइड होगा, केवल न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। ध्यान रखिएगा, मियोसिस फर्स्ट में यहाँ कुछ स्पेशल क्या है कि साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है, मियोसिस फर्स्ट की केवल कैरियोकाइनेसिस जो है कंटिन्यू है। कैरियोकाइनेसिस हुआ तो इसमें क्या हुआ, ये न्यूक्लियस डिवाइड होकर के दो हो गया और दोनों क्या हो गए, हेप्लॉइड हो गया। क्योंकि मियोसिस फर्स्ट में जो है क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, अब ये हेप्लॉइड हो गए, दो न्यूक्लियाई बन गए, ये मेगास्पोर मदर सेल ही है, इसमें दो न्यूक्लियाई बन गए। ये दोनों न्यूक्लियाई क्या करेंगे, दो न्यूक्लियाई बनने के बाद इसके बाद क्या होगा, इसमें फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस यहाँ पर टू हेप्लॉइड न्यूक्लियाई इन फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस, पहला कैरियोकाइनेसिस से दो, इससे दो हेप्लॉइड न्यूक्लियाई बन गए। अब यहाँ क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगा जिसमें 4 हेप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे, इससे इस 2 से 4 बन जाएंगे, इस 2 से क्या होंगे, 4 बन जाएंगे, 1 2 3 4, 2 ये बना देगा, 2 ये बना देगा। ठीक है, ये बढ़ करके 2 हो जाएगा, ये बढ़ के 2 हो जाएगा, तो 2 2 4 हो गया। ठीक है, तो कंडीशन यहाँ 2 होती है, या तो यहाँ से कंडीशन ये होगी या यहाँ के बाद कंडीशन ये होती है। इतना हो जाने में जब 4 न्यूक्लियाई बन जाते हैं तो चारों न्यूक्लियाई बनने के बाद कंडीशन, 1 मिनट रुकिए, कंडीशन यही रहेगी, इससे ये बनेगा या ये दोनों एक ही चीज के रिजल्ट हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से वह मेगास्पोर मदर सेल जिसमें कि 4 हेप्लॉइड न्यूक्लियाई बन चुके हैं, ये चारों हेप्लॉइड न्यूक्लियाई में से अगर 2 ही डिजनरेट होते हैं और 2 फंक्शनल हैं, और फंक्शनल करके ये दोनों क्या करते हैं, ये मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, तो बनने वाले सीड में 2 एम्ब्रियो बनेंगे, यानी पॉली एम्ब्रियोनिक की कंडीशन उत्पन्न होगी। लेकिन अगर 2 नहीं 3 डिजनरेट होते हैं, जो जनरली ऐसा होता ही है, ये तीन डिजनरेट होते हैं, तो इस प्रकार से इस एक स्पोर के द्वारा होने वाले मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस को हम मोनोस्पोरिक मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मोनोस्पोरिक मेगास्पोरोजेनेसिस वाले प्रोसेस को देख करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये मोनोस्पोरिक मेगास्पोरोजेनेसिस जब ये हो गया, अब ये मदर सेल नहीं रह गया, अब ये मेगास्पोर मदर सेल नहीं रह गई, अब ये क्या हो गया, अब ये एम्ब्रियो सैक हो गया, अब ये एम्ब्रियो सैक हो गया। इस कंडीशन पे आकर के एम्ब्रियो सैक हुआ। ठीक है, अब इस एम्ब्रियो सैक में सेल का डिवीजन रुकेगा, थोड़ी देर तक रेस्ट रहेगा, लेकिन कैरियोकाइनेसिस इसमें फास्ट होगी और कंटिन्यू 3 कैरियोकाइनेसिस होगा। क्यों, क्योंकि अब यहाँ क्या हो रहा है, अब यहाँ माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, अब मियोसिस डिवीजन कहीं नहीं होगा। अब ये माइटोटिक डिवीजन हुआ तो माइटोटिक डिवीजन के द्वारा ये सेल क्या करेगा, ये 1 न्यूक्लियर स्टेट से 2 न्यूक्लियर स्टेट में आ गया। तो फर्स्ट माइटोसिस यहाँ हुआ, सेकेंड हुआ तो क्या हुआ, इस 2 से 4 न्यूक्लियाई बन गए, और जब थर्ड हुआ तो ये चारों से 8 न्यूक्लियाई बन गए। ठीक है, ये तो ये क्या हो रहा है, ये कंटिन्यू कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, इसको हम फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिख रहा है स्टेजेस ऑफ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन एम्ब्रियो साइट। ओके, अब क्या होगा, अब जाकर के जब इतना स्टेज पूरा हो जाएगा तब जाकर के इसमें साइटोकाइनेसिस की कंडीशन पूरी होगी, स्टार्ट होगी। जब साइटोकाइनेसिस होगा तो इसमें जो भी साइटोप्लाज्म, ध्यान रखिए ये जितने न्यूक्लियर सेल्स हैं, ये सभी न्यूक्लियर सेल्स क्या हो रहे हैं, मोर ओवर इसके डेवलपमेंट और प्रोग्रेस में, ग्रोथ में क्या हो रहे हैं, यूटिलाइज हो जा रहे हैं, ये ऑर्गेनाइज होते डिऑर्गेनाइज होते चले जा रहे हैं, इसकी साइज क्रमशः बढ़ती चली जा रही है। ये पहले इतना हुई, फिर इतना हुई, फिर इतना, लास्ट में चल करके ये पूरा का पूरा क्या हुआ, डेवलप हो गया, कंडीशन ये बन गई, इस कंडीशन ये आ गया। अब आने के बाद यहाँ पर जितने साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स हैं थोड़ा थोड़ा इस न्यूक्लियस के पास कलेक्ट होने लगते हैं और उनके चारों तरफ क्या होते हैं, सेल वॉल का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो ये स्टेज आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन बेटा सेल वॉल के फॉर्मेशन से पहले एक स्टेज आप और जान लीजिए, ये जो 8 न्यूक्लियाई बनते हैं, ये 8 न्यूक्लियाई फिर क्या करते हैं, साइटोकाइनेसिस से पहले ये अपना लोकेशन चेंज करते हैं। इसमें से 3 न्यूक्लियाई तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चले जाएंगे, 3 न्यूक्लियाई
चलाजल एंड की तरफ चले जाएंगे और बचे हुए एक न्यूक्लियाई इधर की, एक न्यूक्लियाई इधर की, ये सेंट्रल में आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से एक कंडीशन बन जाती है। तो सेंट्रल माइंड पर और यहाँ पे साइटोकाइनेसिस की क्रिया शुरू हो रही है। अब यहाँ इस स्टेज में आकर के साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई। क्या हो गया? साइटोकाइनेसिस जब कंप्लीट हुई तो क्या कंडीशन हुआ? अब यहाँ देखिए, साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद कंडीशन क्या हो गई? एक सेल ये बन गया जो कि एक सेल है जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है। इसके साथ की जो दो सेल्स हैं वो सिनर्जिड सेल्स हैं जो इसके फर्टिलाइजेशन में दोनों मेल गैमेट को इसके पास लाने में, एक इसके पास एक इसके पास लाने में सपोर्ट करती हैं। और ये फिलीफॉर्म्स ऑपरेटर्स हैं जो कि मेल गैमेट्स को रिसीव करने में सहयोग करते हैं, यानी ये क्या रिसेप्शनिस्ट हैं, एक तरह से कह सकते हैं। इसके बाद 3 सेल यहाँ हो गई। 3 सेल यहाँ पर जो चलाजल एंड की तरफ होते हैं वो 3 सेल जो है एंटीपोडल सेल कहलाते हैं। और बीच का ये जो 2 न्यूक्लियाई है, ये दोनों न्यूक्लियाई मिलकर के क्या करते हैं? पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। अब इस पोलर बॉडी की तरफ सबसे बड़ी सेल, ये देख रहे हैं, इतनी बड़ी सेल यहाँ पे बन गई। तो इस प्रकार से इस एम्ब्रियो सैक में जब यह एम्ब्रियो सैक जब 8 न्यूक्लिएटेड 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड माने 1 सेल 2 सेल 3 सेल, ये बड़ी वाली 4 सेल 5 सेल 6 सेल 7 सेल, 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्टेज में जब ये पहुंचती है एम्ब्रियो सैक, तो अभी इस अवस्था में आकर के यह मैच्योर्ड एम्ब्रियो सैक हो जाती है। नाउ दिस एम्ब्रियो सैक इज रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी तो हम लोग बेटा फर्टिलाइजेशन वाले चैप्टर में यानी अगले लेक्चर में हम लोग फर्टिलाइजेशन, सिंगल फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, सेकेंड फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, सेकेंड फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन, इस चीज़ का, इस बात के लिए वीडियो आपके पास पहले से ही पड़ा हुआ है, आप सर्च कीजिए। ठीक है, वहाँ पर आपको मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड डबल फर्टिलाइजेशन ऐसा कुछ करके जो है वो वीडियो में टाइटल पड़ी हुई है, उसको आप पढ़ेंगे तो ये कंटेंट, इसके आगे कंटेंट वहाँ पूरा हो जाएगा। और आगे हम लोग अगले फर्दर लेक्चर में हम लोग पॉलिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू, विश यू गुड लक, थैंक्स बेटा। ऐसा कुछ इसलिए बनाया गया जिससे कि टाइम कम से कम लगे, अदरवाइज इन सबको स्केच करने में लगभग डबल टाइम लगता जिसमें आपका लॉस होता, इसलिए ऐसा किया गया है। आप अपनी सुविधा के लिए जो स्टूडेंट्स न बना पाए हों वो इसको क्या काम करें, फिर से रीस्केच कर लें और तैयार कर लें अपने आप को। थैंक यू, प्लीज लुक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड बी परफेक्ट एज पर योर एनसीईआरटी। बेटा थैंक्स, बाय।